प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है मीन लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मीन राशि के स्वरूप के बारे में, उसके गुण और मीन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों को सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इनकी क्या परिस्थिति है, कौन से ग्रह जो है मीन लग्न के जातकों के लिए कारक रहते हैं, कौन से ग्रह मीन लग्न के जातकों के लिए अकारक रहेंगे और कौन से ग्रह तटस्थ रहेंगे। और साथ ही हम जानेंगे मीन लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ग्रहों की शुभ स्थिति, यानी कि इनमें बनने वाले शुभ योग और कुयोगों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इनकी महादशाओं में किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं शुभ रहेंगी और किन की अंतर्दशाएं हमारे लिए हानिकारक रह सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मीन राशि के स्वरूप के बारे में, मीन राशि का परिचय। यह जो राशि है मीन राशि, यह राशि चक्र की 12वीं राशि है। जैसे हम मेष राशि से यदि गिनती करते हैं तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी कि ये 12वीं राशि आती है। इस मीन राशि का स्वामी है गुरु। संस्कृत में हम इसे मीन के नाम से भी जानते हैं, अंत्य के नाम से भी जानते हैं, मत्स्य के नाम से भी जानते हैं, पृथुरोम के नाम से भी जानते हैं। काल पुरुष शरीर में इसका जो निवास है वो दोनों पैरों के पंजे हैं, यानी मीन राशि का जो निवास स्थान है वो पैरों के पंजे हैं। इसका स्वरूप 2 मछलियों में एक के मुख पर दूसरे की पूंछ लगकर गोल बनी हुई है। इसका निवास स्थान नदी, समुद्र एवं जल स्थान है। और ये जो मीन राशि है ये है समराशि, स्त्री तत्व है इसका, उत्तर दिशा की यह राशि स्वामिनी है, सौम्य इसका स्वभाव है और द्विस्वभाव इसकी वृत्ति है। यह राशि उभयोदय होने के साथ साथ संध्या बली मानी गई है। इसे जलचर संज्ञा भी दी गई है। इस राशि का वर्ण है ब्राह्मण और यह राशि चतुर्थ भाव में बली होती है एवं उजले वर्ण की है। शुक्र की यह उच्च राशि है, यानी शुक्र जब मीन राशि में होता है तो यह मीन राशि उसकी उच्च राशि होती है, और जबकि बुध की जो है यह राशि नीच राशि मानी गई है। ये तो रहा सामान्य मीन राशि का फल, मीन राशि के ऊपर विचार। अब बात करते हैं यानी कि मीन लग्न में सूर्य आदि ग्रहों की स्थिति क्या रहती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की, यानी कि मीन लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो षष्ठेश हो जाते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत यह है कि यहाँ पर जो है कोई इसको तटस्थ मानता है, न इसको न शुभ है और न अशुभ है, जबकि षष्ठेश होने से यह सूर्य जो है इस कुंडली में अकारक माने गए हैं। चंद्रमा पंचमेश हैं, इसलिए जो है ये चंद्रमा यहाँ पर कारक ग्रह हैं। मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है धनेश और भाग्येश, धनेश और भाग्येश होने से जो है यहाँ पर यानी मंगल जो है ये शुभ रहेंगे। बुध जो है चतुर्थेश है और सप्तमेश है। तो बुध को जो है 2 केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। 2 केंद्रों का स्वामी होने के कारण बुध जो है मीन लग्न की कुंडली में
केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाते हैं। इसलिए बुध की जो स्थिति होगी मीन लग्न की कुंडली में वो तटस्थ रहेगी। गुरु जो है इस कुंडली में कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि लग्नेश है और राज्येश है। तो इस प्रकार से लग्नेश होने से यहां पर भी आप देख रहे हैं कि गुरु जो है 2 केंद्रों का स्वामी है, लेकिन यहां पर गुरु जो है लग्नेश होने से वो केंद्राधिपत्य दोष गुरु को नहीं लगेगा, यानी लग्नेश होने से जो है, जबकि बुध जो है 2 केंद्रों का स्वामी होने से जो है ये केंद्राधिपत्य दोष से दूषित है। और शुक्र जो है आपकी इसमें कुंडली में, मीन लग्न की कुंडली में शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश, तो इस प्रकार से 2 केंद्रों का, यानी कि त्रिषट और आय और त्रिक, यानी कि त्रिषणाय भी है और त्रिक भाव का स्वामी भी है। इस प्रकार से जो है पराक्रमेश और अष्टमेश होने से शुक्र इस कुंडली में अकारक रहेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि आप देख रहे हैं यहां पर, इसमें लाभेश है और व्ययेश है। तो यहां पर त्रिषट और आय यानी त्रिषणाय दोष लगने के कारण जो है यहां पर शनि भी मीन लग्न की कुंडली में अकारक रहेगा। तो ये तो थी चर्चा सूर्य आदि ग्रहों की कारक और अकारक और तटस्थ भाव की। अब बात करते हैं सुयोगों के बारे में और कुयोगों के बारे में। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र जो है इस कुंडली में आप देख रहे हैं, यदि द्वादशस्थ हो तो ऐसा शुक्र शुभ फलदायक नहीं माना गया है। वैसे सामान्य तौर पर यह होता है कि शुक्र यदि द्वादशस्थ है तो वह शुभ फल देने वाला होता है, लेकिन मीन लग्न की कुंडली में शुक्र को द्वादशस्थ होना शुभ फलदायक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से जो है वह जातक को ऋणी बनाता है। अब दूसरी बात करते हैं, 12वें भाव में, यानी मीन लग्न की कुंडली है और 12वें भाव में यदि चंद्रमा होता है तो ऐसा व्यक्ति लखपति के घर में जन्म लेकर भी सामान्य जीवन व्यतीत करने को बाध्य होता है। यानी मीन लग्न की कुंडली और 12वें भाव में यदि चंद्रमा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लखपति के घर में जन्म लिया है उसने, फिर भी जो है वो सामान्य जीवन ही व्यतीत करने के लिए बाध्य होता है। अगला योग क्या कहता है कि द्वादशस्थ शनि, यानी कि मीन लग्न की कुंडली है और 12वें घर में यदि शनि है तो ऐसा शनि जो है ये जातक के लिए विशेष योग कारक होता है और अपनी दशा में ऐसे जातक को जो है ये विशेष प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है और धन प्रदान करने वाला होता है। वही है, मीन लग्न की कुंडली है और यदि जो है मंगल एकादश भाव में हो जाए, क्योंकि यहां पर मंगल जो है यदि एकादश भाव में होगा, मकर का होगा, तो ये उच्च का मंगल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ऐसा व्यक्ति निश्चय ही करोड़पति होता है, चाहे उसका कोई भी सहायक न हो। ऐसा मंगल जो है वो जातक को आकस्मिक धन दिलाने में भी विशेष सहायक होता है, क्योंकि यहां जब मंगल बैठेगा तो मंगल जो है यहां से अपने धन भाव को भी देखता है, धन भाव का स्वामी भी हो जाता है वो। और यहां पर यदि मंगल यहां पर है तो वो मकर का यदि मंगल यहां पर हो गया, ये उच्च का मंगल हो गया और उसकी चतुर्थ दृष्टि जो है वो धन भाव पर भी हो गई, अपने स्वराशि दृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये मंगल अत्यंत ही उत्तम होता है। और पंचम भाव में, यानी कि मीन लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में यदि मंगल होता है तो उसका धन जो है स्त्री एवं स्त्री के भाई के द्वारा नाश हो जाता है। मीन लग्न की कुंडली है, लग्न में यदि शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही दीर्घायुवान होता है, यानी कि ऐसा शुक्र जो है वो जातक को दीर्घायु देता है। लग्नस्थ शुक्र जो है वो व्यक्ति को विलासी बनाता है, अय्यास बनाता है तथा कामांध भी बना देता है। यदि स्त्री की कुंडली में ऐसा योग हो
तो ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी भी हो सकती है। मीन लग्न की कुंडली है और अष्टमस्थ यदि बुध हो जाए तो ऐसे जातक के पिता को जातक के बचपन में ही घोर कष्ट सहन करना पड़ता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है उसको सहन करना पड़ सकता है। मीन लग्न की कुंडली है, यदि लग्न में अकेला बुध हो तो व्यक्ति को उसके पिता का सुख नहीं मिलता। ऐसा जातक जो है वो अपने पिता से सदैव दूर ही रहता है। ये कब होगा? मीन लग्न की कुंडली होगी और वहां पर लग्न में यदि बुध अकेला बैठा होगा, और वही मीन लग्न की कुंडली है और यदि बुध जो है सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे जातक को स्त्री सुख जो है वो बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो जाता है, या ये कह सकते हैं कि भाई बाल्यावस्था में ही जो है उसका विवाह संपन्न हो जाता है। और यदि मीन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में यदि बुध हो तो वह व्यक्ति स्त्री से दुख पाता है और उससे हमेशा दबा हुआ रहता है। और वही बात है, मीन लग्न की कुंडली है, उस मीन लग्न की कुंडली में यदि पंचम भाव में गुरु हो तो ऐसे जातक को पुत्र सुख कम ही मिल पाता है, और यदि होता भी है तो शीघ्र ही ऐसा जातक का जो पुत्र है वो मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त होता है। हाँ, कन्या के मामले में कह सकते हैं कन्या से उसे सुख अवश्य मिलता है, लेकिन पुत्र से सुख मिलना ना के बराबर है। अगला योग हमारा कहता है कि यदि दूसरे भाव में, यानी मीन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में यदि चंद्रमा, पांचवें भाव में यदि मंगल हो तो ऐसे जातक को मंगल की दशा में श्रेष्ठ धन लाभ होता है। अब यदि मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली लग्न में जो है यदि शुक्र, सूर्य और मंगल, यानी तीनों की युति यदि लग्न में हो, तीनों की किसकी? शुक्र की, सूर्य की और मंगल की, और गुरु जो है यदि अष्टमस्थ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो गुरु की दशा में मंगल की भुक्ति में उसकी जेल जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। क्या बताया? शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों की युति यदि लग्न में हो और लग्नेश यानी कि गुरु जो है वो अष्टमस्थ हो जो, तो ऐसा व्यक्ति जो है गुरु की जब दशा आएगी और मंगल के उसमें अंतर आएगा, निश्चित रूप से जेल जाने की संभावना बन जाती है। तो इस प्रकार से जो है अगला योग हमारा ये कहता है कि गुरु यदि छठे भाव में हो, यहां पर मीन लग्न की कुंडली है और गुरु यदि छठे भाव में हो और शुक्र यदि आठवें भाव में हो, आठवें भाव में, और शनि यदि नवम भाव में हो और चंद्र और मंगल यदि 11वें भाव में हो तो ऐसा योग जो है सर्वोत्कृष्ट धनदायक होता है। क्या बताया? मीन लग्न की कुंडली है, गुरु जो है गुरु का छठे भाव में होना, शुक्र का आठवें भाव में होना, शनि का 9वें भाव में होना और चंद्र और मंगल की युति जो है यदि 11वें भाव में होती है, ऐसा योग सर्वोत्कृष्ट धनदायक योग होता है। वही मीन लग्न की कुंडली में चंद्र, मंगल और बुध यदि एकादश भाव में हो तो ऐसे जातक को जीवन भर वाहन सुख मिलता रहता है, यानी ये वाहन सुख का प्रबल योग है। और वही मीन लग्न की कुंडली में यदि नवम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे जातक के पुत्र को जीवन भर सीने में दर्द, निमोनिया और खांसी आदि रोग जो है बने रहते हैं। मीन लग्न की कुंडली है,
चंद्रमा और शनि यदि लग्न में हो, मंगल यदि 11वें भाव में हो, शुक्र यदि 6ठे भाव में हो, तो शुक्र की दशा में ऐसे जातक का प्रबल भाग्योदय होता है और ऐसे जातक को इस योग में यानी कि शुक्र की दशा में श्रेष्ठ धन लाभ भी प्राप्त होता है। ये कब होगा? जब चंद्र और शनि जो है लग्न में हो और मंगल जो है 11वें भाव में हो और शुक्र जो है 6ठे भाव में हो, तब जो है शुक्र की दशा में प्रबल भाग्योदय बनता है और श्रेष्ठ धन लाभ भी ये योग देता है। अब मीन लग्न की कुंडली है, उस मीन लग्न की कुंडली में यदि चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, ये चारों की युति यदि चौथे भाव में यदि हो जाए तो इन चारों की दशा उत्तरोत्तर उन्नति को देने वाली, धन एवं प्रतिष्ठा देने वाली होती है। तो चंद्रमा की भी दशा उन्नति और धन प्रतिष्ठा देने वाली रहेगी, मंगल की दशा आएगी तो वो भी जो है उन्नति और धन प्रतिष्ठा देने वाली रहेगी, बुध की दशा आएगी वो भी इसी प्रकार का काम करेगी, और जब गुरु की दशा आएगी तो वह भी जो है दशा उन्नति, धन और प्रतिष्ठा देने वाली रहेगी। मीन लग्न की कुंडली है और 10वें भाव में यदि गुरु हो तो ऐसी परिस्थिति में जब गुरु की दशा आएगी जातक को, तो ऐसे समय में जातक का श्रेष्ठ भाग्योदय होगा, यह निश्चित है। मीन लग्न की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में हो तो जातक का जो मामा है वह यशस्वी, धनी और कुल श्रेष्ठ होते हैं। यानी मीन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य का होना वो मामा के लिए जो है मामा को यशस्वी बनाता है, धनी बनाता है और अपने कुल में श्रेष्ठ बनाता है। मीन लग्न की कुंडली है और लग्न में यदि सूर्य और शनि हो और 7वें भाव में यदि बुध हो जाए तो ऐसे जातक का गृहस्थ जीवन कलहपूर्ण बना रहता है। यानी ऐसे जातक को स्त्री सुख नहीं मिल पाता, गृहस्थ का सुख जो है उसको ना के बराबर होता है। मीन लग्न की कुंडली है, चंद्रमा तीसरे भाव में है, सूर्य 6ठे भाव में है, बुध जो है 7वें भाव में है, शुक्र जो है 8वें भाव में है और गुरु जो है 10वें भाव में है और मंगल जो है 11 भाव में है और शनि जो है 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रबल भाग्यवान होता है। यानी ऐसे व्यक्ति का जो है भाग्योदय प्रबल भाग्योदय समझना चाहिए। क्या बताया? मीन लग्न की कुंडली तीसरे भाव में चंद्रमा, 6ठे भाव में सूर्य, 7वें भाव में बुध, 8वें भाव में शुक्र, 10वें भाव में गुरु और 11वें भाव में मंगल। अब यहां आप स्थिति देख रहे हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा जो है यहाँ पर उच्च का हो गया, सूर्य 6ठे भाव में स्वराशिस्थ हो गया, बुध 7वें में है स्वराशिस्थ है, शुक्र 8वें में स्वराशिस्थ है और गुरु 10वें भाव में भी स्वराशिस्थ है और मंगल जो है वो 11 भाव में उच्च का है और शनि 12वें भाव में स्वराशिस्थ है। यदि ऐसे ग्रहों की परिस्थिति उस जातक के है, मीन लग्न वाले जातक की, तो निश्चित रूप से जो है ऐसे जातक को जो है प्रबल भाग्यवान समझना चाहिए। मीन लग्न की कुंडली है, अष्टमस्थ यदि शुक्र है तो वह जातक को दीर्घायु प्रदान करता है। मीन लग्न की कुंडली में मंगल जितना ही बली होगा, मंगल कुंडली में जितना बली होगा, जैसे यहाँ पर मंगल आप देख रहे हैं स्वराशिस्थ है, यदि 11वें घर में आ जाए तो यहाँ पर जो है वो उच्च का हो जाएगा, भाग्यस्थान में होगा 9वें भाव में तो वो स्वराशिस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कुंडली में मंगल की स्थिति जो है, मंगल जितना भी कुंडली में बली होगा और शुभ ग्रहों से यदि वो दृष्ट होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक धनी, यशस्वी और परोपकारी होता है। मीन लग्न की कुंडली है, 10वें भाव में गुरु हो तो ऐसे जातक का अंतिम समय
बहुत संपन्नता से व्यतीत होता है और मृत्यु के पश्चात भी कई वर्षों तक लोग उसके कार्यों को स्मरण करते हैं। मीन लग्न की कुंडली में और दसम भाव में गुरु का होना। वही मीन लग्न की कुंडली है, शनि यदि 11वें भाव में हो तो उसका बड़ा भाई कठोर एवं कर्कश वाणी वाला होता है, क्योंकि बड़े भाई का स्थान है, बड़े भाई बहन का। तो यहाँ पर जो है शनि का होना, शनि का स्वराशिस्त होना, वो बड़े भाई को कठोर और कर्कश वाणी वाला बनाता है। ठीक उसी प्रकार से मीन लग्न की कुंडली है, शनि यदि दूसरे भाव में होता है तो उसके धन का जो अपव्यय है, उसकी धन का अपव्यय उसकी छोटी बहनें और उसके छोटे भाई करते हैं, यानी धन का अपव्यय करने वाले छोटे भाई बहन होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से मीन लग्न की कुंडली है, और यदि मीन लग्न की कुंडली में कुंभ राशि में यदि शनि है, यहाँ पर देखिए द्वादश भाव में शनि आ गया, और लग्न में यदि गुरु हो और नवम भाव में यदि मंगल हो, तो ऐसा जातक जो है बड़ा यशस्वी होता है, धनी होता है और कीर्तिवान भी होता है। ये तो रही बातें मीन लग्न की कुंडली में बनने वाले सुयोग और कुयोगों की। अब बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में सूर्य आदि नवग्रहों की जब महादशाएं आती हैं, उनमें आने वाली ग्रहों की अंतर्दशाएं किस प्रकार का फल देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की महादशा की। मीन लग्न की कुंडली के जातकों को जब सूर्य की महादशा आती है और उस सूर्य की महादशा में सूर्य का ही जब अंतर आता है, तो वह जातक के लिए कष्ट और परेशानी देने वाला होता है। जबकि चंद्रमा का अंतर लाभदायक रहता है, मंगल का अंतर शुभ रहता है, और राहु का अंतर जो है ये हानि और खर्च करने वाला रहता है। गुरु का अंतर जो है अनुकूल और उन्नतिदायक रहता है, जबकि शनि का अंतर श्रेष्ठ रहता है, बुध का अंतर लाभदायक रहता है, केतु का अंतर अनुकूल रहता है और शुक्र का अंतर सामान्य रहता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब चंद्रमा की महादशा आती है, उस चंद्रमा की महादशा में जब चंद्रमा का ही अंतर आता है, तो वह जातक के लिए सुख और सुविधाओं को बढ़ाने वाला होता है। मंगल की अंतर्दशा श्रेष्ठ धन देने वाली होती है, जबकि राहु की अंतर्दशा जो है वो हानि और मनस्ताप देने वाली रहती है। गुरु की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहती है, शनि की अंतर्दशा लाभदायक रहती है, बुध की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, केतु की अंतर्दशा शुभ और सुखदायक रहती है, शुक्र की अंतर्दशा हानि और कष्टदायक रहती है, जबकि सूर्य की अंतर्दशा लाभदायक जातक के लिए रहती है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब मंगल की महादशा आती है, उस मंगल की महादशा में जब मंगल का ही अंतर प्रारंभ होता है, तो वह जातक के लिए लाभदायक रहता है। राहु की अंतर्दशा शुभ रहती है, गुरु की अंतर्दशा श्रेष्ठ रहती है, शनि की अंतर्दशा सामान्य रहती है, बुध की अंतर्दशा लाभदायक रहती है, केतु की अंतर्दशा सफलतम रहती है, शुक्र की अंतर्दशा हानि और बाधाएं देने वाली रहती है। वही सूर्य की अंतर्दशा भी हानिपूर्ण रहती है, जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा जातक के लिए अनुकूल रहती है। अब बात करते हैं राहु की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब जीवन में राहु की महादशा आती है और उस राहु की महादशा में राहु का ही जब अंतर चल रहा है, तो वह अंतर जातक के लिए सामान्य रहता है। गुरु की अंतर्दशा भी सामान्यतः ठीक ही रहती है, जबकि शनि की अंतर्दशा उसका पूर्वार्ध जो है जातक के लिए लाभदायक रहता है। बुध की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, केतु की अंतर्दशा जो है यहाँ पर ये व्ययों में अधिकता करने वाली, यानी खर्चों में वृद्धि करने वाली होती है।
शुक्र की जो अंतर्दशा है वो हानि और पतन का कारण बन सकती है। सूर्य की अंतर्दशा हानिकारक रहती है, चंद्रमा की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, जबकि मंगल की अंतर्दशा जातक के लिए भाग्योदय करने वाली होती है। अब बात करते हैं गुरु की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब गुरु की महादशा आती है, उस गुरु की महादशा में जब गुरु का ही अंतर चल रहा होता है तो वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है। जबकि शनि का अंतर अनुकूल रहता है, बुध का अंतर लाभदायक रहता है, केतु का अंतर शुभ रहता है और शुक्र का अंतर सामान्य और मारक की भूमिका निभाने वाला रहता है। सूर्य का अंतर हानिकारक और रोगों में वृद्धि करने वाला रहता है। मंगल का अंतर अनुकूल रहता है, जबकि राहु का अंतर जातक के लिए सामान्य रहता है। अब बात करते हैं शनि की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब शनि की महादशा आती है, उस शनि की महादशा में जब शनि का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए अनुकूल रहता है। बुध का अंतर लाभदायक सिद्ध होता है, केतु का अंतर शुभ रहता है, शुक्र का अंतर व्यय एवं परेशानी देने वाला रहता है, सूर्य का अंतर हानि देने वाला, चंद्रमा का अंतर अनुकूल, मंगल का अंतर सामान्य, राहु का अंतर जो है वो लाभदायक सिद्ध होता है, जबकि गुरु का अंतर जो है ये अनुकूल रहता है और धन वृद्धि करने वाला होता है। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब बुध की महादशा आती है, उस बुध की महादशा में जब बुध का ही जो है अंतर आता है तो वह जातक के लिए सफलता का सूचक होता है, यानी उन्नति निश्चित है। केतु का अंतर जो है वो शुभ रहता है, शुक्र का अंतर जो है सामान्य रहता है, सूर्य का अंतर भी जो है जातक के लिए सामान्य रहता है, जबकि चंद्रमा का अंतर जातक के लिए लाभदायक होता है। मंगल का अंतर प्रबल भाग्योदय कारक होता है, यानी कि जब बुध की महादशा आएगी और मंगल का उसमें अंतर होगा तो ऐसे समय में जातक का भाग्योदय प्रबल रूप से होगा। राहु का अंतर जो है वो हानिकारक रहता है, गुरु का अंतर जो है सामान्य रहता है और शनि का जो अंतर है वो धन वृद्धि करने वाला होता है। अब बात करते हैं मीन लग्न के जातकों को केतु की महादशा के बारे में। मीन लग्न के जातकों को जब केतु की महादशा आती है, उस केतु की महादशा में जब केतु का ही अंतर रहता है तो वह जातक के लिए अनुकूल रहता है। शुक्र का अंतर रहता है सामान्य, सूर्य का अंतर ऐसे जातकों को नुकसानदायक रहता है, जबकि चंद्रमा का अंतर उचित और सफलतापूर्ण रहता है। मंगल का अंतर ऐसे जातकों के लिए श्रेष्ठतम रहता है। राहु का अंतर जो है जातकों को मानसिक चिंता देने वाला रहता है, जबकि गुरु का अंतर श्रेष्ठ रहता है, शनि का अंतर लाभदायक रहता है और बुध का अंतर जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होता है। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की। यानी मीन लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आती है, उस शुक्र की महादशा में जब शुक्र का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए नुकसानदायक होता है। सूर्य का अंतर रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है, चंद्रमा का अंतर लाभदायक रहता है, मंगल का अंतर धन लाभ देने वाला होता है, राहु का अंतर जो है शुभ होता है, गुरु का अंतर श्रेष्ठ रहता है, जबकि शनि का अंतर हानि और बाधापूर्ण रहता है। ऐसे समय में जातक को हानियां होती हैं और बार बार कार्यों में बाधाएं आती रहती हैं। बुध का अंतर जब आता है वह जातक के लिए शुभ रहता है, लेकिन खर्चों में अधिकता भी बनाता है
और केतु का अंतर जब आता है वह जातक को पूर्ण लाभ देता है और जातक का भाग्योदय करता है। प्रिय मित्रों, यह था मीन लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन, जिसमें हमने मीन लग्न की विशेषता, मीन राशि की विशेषताएं और मीन लग्न के जातकों के कारक और अकारक तथा तटस्थ ग्रहों की चर्चा की। साथ ही चर्चा की हमने मीन लग्न में बनने वाले सुयोग और कुयोगों के बारे में, और साथ ही चर्चा की सूर्य आदि ग्रहों की महादशा में आने वाली अंतर्दशाओं का फल। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।